नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जो कि NCERT 11th क्लास के ऊपर बनाई गई है। पॉलिटिकल साइंस नंबर 7 के ऊपर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो कि CBSE बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। वीडियो में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सबकी समाहित करने की, डालने की कोशिश की हमने। सिलेबस को पूरा कवर करने की हम कोशिश करें। तो हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे, चैप्टर का जैसा नाम है संघवाद, यानी फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म इंग्लिश में कहते हैं। तो संघवाद है क्या, और ये शब्द आया कहाँ से, या इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। संघवाद, जिसे फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया गया है। संघवाद है क्या? नॉर्मल कहें तो यह एक संस्थागत प्रणाली है। इट इज़ अ इंस्टीट्यूशनल सिस्टम। संस्थागत प्रणाली का मतलब है देश को चलाने के लिए बनाई गई व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था, सिस्टम। आप देखते हो देश में केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और देश को चला रहे हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आप देखोगे केजरीवाल की सरकार है। तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। कभी बहुत से बच्चों सवाल रहे हुए होंगे, या उन्हें इस बात में समझ नहीं आता होगा कि ऐसा क्यों है कि दोनों जगह अलग अलग गवर्नमेंट है। तो दोनों जगह अलग अलग गवर्नमेंट होने की वजह है फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म सिस्टम हमारी कंट्री में जिसे अपनाया गया है, ये ध्यान रखना। तो शासन प्रणाली यानी देश को चलाने के लिए जो सिस्टम अपनाया गया है बेसिकली, और अलग अलग कंट्री का अलग अलग सिस्टम होता है। हर कंट्री, कई कंट्रीज़ के एक दूसरे से मैच करते हैं सिस्टम, बट बहुत सारी कंट्रीज़ के मैच नहीं करते, सब में अलग अलग सिस्टम है। तो संघवाद जो है यह एक संस्थागत प्रणाली है, और इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी या एग्जैक्ट परिभाषा क्या होगी, तो दो या दो से अधिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्माहित करती है, उसी को संघवाद कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ टू पॉलिटिकल सिस्टम रूल इन अ कंट्री। टू और मोर, दो या दो से अधिक पॉलिटिकल सिस्टम जब आपकी कंट्री में मौजूद हो, या देश को चलाने की कोशिश करते हैं, इलाकों को चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसे कहते हैं हम संघवाद, साधारण शब्दों में। अब ये दो फॉर्म्स में है, एक है स्टेट गवर्नमेंट, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य में जो सरकार है वो स्टेट गवर्नमेंट है, और केंद्र में जो सरकार है वो आपकी केंद्र सरकार। इस समय हमारे देश में बीजेपी की केंद्र सरकार में है, और राज्यों में हर राज्य में अलग अलग आप देखोगे। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। तो आप देखोगे कि स्टेट में अलग अलग सरकारें हैं, और सेंट्रल में इस समय बीजेपी की सरकार। तो हमारे यहाँ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट टू टाइप्स आप देख सकते हो इजिली, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल। इसमें एक और ऐड किया जा सकता है हमारे यहाँ संघवाद में, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय शासन या स्थानीय सरकार। स्थानीय शासन या स्थानीय सरकार, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत, और शहरों में नगर निगम, नगर पालिका। तो हमारे यहाँ तीन तरीके के गवर्नमेंट्स आपको नज़र आ जाएगी। 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आप देख सकते हो, 3 तरीके का प्रणाली आप देख सकते हो, त्रिस्तरीय प्रणाली एक तरीके से हम कहें तो, 3 सिस्टम। तो ये है हमारा संघवाद। और हमारे संविधान में ध्यान रखें इस चीज़ का, कहीं भी संघवाद वर्ड या फेडरलिज्म वर्ड का जिक्र नहीं है, इस सिस्टम का जिक्र नहीं है, ये दिमाग में बिठा ले। और ये जो सिस्टम है हमारी कंट्री में, केंद्र में अलग सरकार, राज्यों में अलग सरकार, पंजाब में अलग, दिल्ली में अलग, ये जो सिस्टम हम देख रहे हैं दोहरी तीरी गवर्नमेंट का, ये सिस्टम कहाँ से लिया गया है, तो ये बात ध्यान रखें, ये सिस्टम कनाडा से लिया गया है। संघवाद जो सिस्टम है ये कनाडा से लिया गया, यानी कि कनाडा के संविधान से संघवाद लिया गया है। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय संविधान में संघवाद। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारतीय संविधान में कहीं भी संघवाद शब्द का जिक्र नहीं है। ध्यान रखें, फेडरल सिस्टम का जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया में आपको फेडरल सिस्टम देखने को मिलेगा, फेडरलिज्म देखने को मिलेगा, भारतीय संघवाद आपको नज़र आ जाता है। पर कैसे, हम ये कैसे कहते हैं कि भारत में संघवाद है? तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि भारत में शासन 3 टाइप्स में आप देख रहे हो, 3 तरीके से देख रहे हो। स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, और लोकल गवर्नमेंट अलग।
3 फॉर्म्स गवर्नमेंट के आप देख रहे हो। तो पहला तो इससे हमें यह साबित होता है कि भाई इंडिया में संघवाद है, यानी इंडिया में फेडरलिज्म है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं कहीं कोई जिक्र नहीं है, संविधान में नहीं है। दूसरा, भारत को विविधता में एकता कहते हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। वजह, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति के लोग आपको कहाँ मिलेंगे? केवल भारत में। ये ध्यान रखें, ठीक है। गलती से आप चाइना पहुंच जाओ तो वहाँ क्या है कि थोड़े मिनट पहले आप किसी से मिले और फिर 2 मिनट बाद किसी और से मिले, पता नहीं चलेगा कि मैं किससे मिला था किससे नहीं मिला था। एक तो एक ही हाइट के और एक ही शक्ल के ज़्यादातर मिलेंगे, तो विविधता बहुत कम है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है दुनिया में जो विविधताओं से भरा हुआ है। सभी प्रकार के जीव जंतु सब भारत में ही हैं। और इसकी मिसाल देखनी हो तो टिकटॉकर्स उठाओ, टिकटॉक खोलो, आपको दुनिया भर के एक से एक प्राणी मिलेंगे। चिड़ियाघर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। अब आजकल नया ट्रेंड रील्स का चल रहा है, तो सारे जो है ना नया चिड़ियाघर बन गया है, तो वहाँ आप देखें अपने आप को सब दिखेगा। खैर, तो विविधता में एकता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति के लोग हमें यहाँ पे मिल रहे हैं और उन सब को चला रहा है एक संविधान भारत का, पूरे भारत को। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में यानी आर्टिकल 1 में क्या कहा है? भारत को राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। बस ये एक स्टेटमेंट लिखी है, एक लाइन लिखी हुई है हमारे संविधान में आर्टिकल 1 में कि भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत जो है वो 27 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, यूनियन है। यानी 27 अलग अलग राज्य, यूपी, बिहार, एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और उन सब को मिलाकर बनता है एक भारत, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय गणराज्य। सिंपल शब्दों में कहते तो अनुच्छेद 1 आपको भारतीय राज्यों का संघ कहता है। जिक्र है केवल इतना, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ध्यान रखें। अब हमें कैसे पता लगे कि भारत में संघवाद है? पहला तो भाई हमने बता दिया, आप गवर्नमेंट का फॉर्म देख लो तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे संघवाद यानी फेडरलिज्म मौजूद है। दूसरा तरीका है शक्तियों का विभाजन, शक्ति विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर। भारतीय संविधान में पावर्स को डिवाइड किया गया है, शक्ति, पावर, जिसके देश चलाया जाता है भाई। पावर कैसे बटी हुई है? पावर्स का डिवीजन 3 तरीके से किया गया इंडिया में। शक्ति का विभाजन 3 टाइप्स में है। यूनियन गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग है, और समवर्ती यानी कॉन्करेंट लिस्ट। सिंपल यानी पावर्स को 3 रूपों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के पास और केंद्रीय मंत्रियों के पास अलग पावर है। स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उनके पास अलग पावर है, और कंकरेंट लिस्ट जिसपे दोनों मिलकर फैसला ले सकते हैं। सेंट्रल भी और स्टेट भी मिलकर फैसला ले सकते हैं, ये दिमाग में रख ले बात को। तो दूसरा तरीका ये है कि भाई हमारे यहाँ पावर्स को डिवाइड किया गया है, तो डिवीजन साफ हमें दिख रहा है, यानी कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म यानी संघवाद है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर जो हमें सबसे अलग बात देखने को मिलती है कि यहां पर पावर्स का डिवीजन तो कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, पावर को बांट दिया है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका रक्षा मामला यानी डिफेंस, फॉरेन मैटर्स, अब्रॉड के जितने मैटर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगी, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन जो है ये ध्यान रखिए, ये कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती में भी है और इनके पास भी है। इसीलिए आप देखते हो उत्तर प्रदेश में आपको 2 बोर्ड नजर आ जाएंगे, एक सीबीएसई बोर्ड और एक उत्तर प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो अक्सर हम सुनते रहते हैं। तो वहाँ 2 बोर्ड काम कर रही है एजुकेशन की। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। शक्तियों के विभाजन से आप इस बात का पता लगा सकते हैं, डिवीजन ऑफ पावर से इस बात का पता लगा सकते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म है और फेडरलिज्म सिस्टम मौजूद है, यानी संघवाद मौजूद है भारत में। इसका पता हमें चलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर ऑफ डिवीजन से, यानी शक्तियों के बंटवारे से। क्लियर? अविशिष्ट शक्तियां जो हैं इस चैप्टर में हमने पढ़ा, संघवाद यानी फेडरलिज्म है क्या, पावर कैसे कैसे डिवाइड है हमारा, ये हमने पढ़ा।
अब है इस चैप्टर में अविशिष्ट शक्तियाँ, यानी रेजिड्यूरी पावर, यानी अविशिष्ट शक्ति किसके पास है। अगर मान लो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर विवाद हो जाए, कभी झगड़े की स्थिति आ जाए, तो ऐसे में किसका फैसला मान्य होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी केंद्र सरकार का फैसला मान्य होगा। ये साफ तौर पे कहा गया है, यानी इफ द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स देन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन इज वैलिड। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साफ तौर पे कहता है। यानी देखा जाए तो सारी पावर कहीं ना कहीं किसके हाथ में दे दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। जो पूरे भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, सारी पावर उसी के हाथ में देखा जाए एक तरीके से। ये पावर देने की वजह से उनके हाथ में ये पावर बढ़ गई है देखा जाए तो। अगला टॉपिक है इस चैप्टर में भारतीय संघवाद में तनाव, यानी भारतीय संघवाद व्यवस्था में जो तनाव है, कहने का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट्स इन फेडरलिज्म ऑफ इंडिया, यानी क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं उसके ऊपर है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम क्रिएट है वो है पावर को लेके, शक्ति। स्टेट गवर्नमेंट्स का कहना है, यानी जितनी भी राज्य सरकारें हैं, जैसे यूपी है, बंगाल है, पंजाब है, गोवा है, या आप कहो महाराष्ट्र है, इनका ये दावा है कि भाई हमारे पास पावर कम है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दी जाए, इनका ये कहना है। और इनका ये भी कहना है कि भाई हमारे पास जो पावर है वो भी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रोक सकता है, अपना फैसला हम पे थोप सकता है। तो इसीलिए उनके बीच में पहली किस चीज़ को लेकर विवाद है? पावर को लेकर, शक्ति को लेकर। दूसरा है पावर ऑफ गवर्नर, राज्यपालों की शक्ति। हर स्टेट का ये दावा है, ज़्यादातर स्टेट्स यही कहते हैं कि भाई आर्टिकल 356 यानी 356 अनुच्छेद का केंद्र सरकार गलत यूज़ कई बार करती है। इनका दावा यह है कि भाई राज्यपालों की नियुक्ति होनी ही नहीं चाहिए और ये सिस्टम ही ख़त्म किया जाए, क्योंकि इनका कहना है कि इसके ज़रिए केंद्र हम पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है, प्रेसिडेंशियल रूल शुरू कर सकता है और करता है। जबकि इसका असल यूज़ है कि अगर किसी राज्य में वहाँ पर संवैधानिक सरकार ना बन पाए, अगर वहाँ पे सरकार नहीं बन पाती है, तब 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का यूज़ किया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार कई बार राज्य सरकारों को गिराने के लिए इसका यूज़ कर लेती है। पंडित नेहरू ने इसका कई बार यूज़ किया था। 1952 के 56 के चुनाव में देखोगे, बात की जाए जब 1957 में चुनाव हुए थे देश में, तो उस समय इसका मिसयूज़ हुआ था 56-57 के चुनाव में। इसके अलावा अंतर्राज्यीय कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर हम बात करें राज्यों के बीच में विवाद है, यूपी दिल्ली हरियाणा पंजाब, इन सब के बीच में अक्सर विवाद हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है, और झगड़े की जो वजह है सीमा विवाद है। इनका कहना है कि भाई ये एरिया हमारे में आता है तो दूसरा स्टेट कहता है वो एरिया हमारे में, तो इनके बीच में स्टेट्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स है, एरिया को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, बाउंड्रीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसे सुलझाने का कोशिश की गई लैंग्वेज के बेस पर। कोशिश ये किया गया कि भाई लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स बने ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स हो ही ना, झगड़े हो ही ना, तो ये कोशिशें की गई हैं। ये था आपका चैप्टर 11th का एनसीईआरटी का संघवाद चैप्टर है, फर्स्ट बुक का, और ये चैप्टर यही फिनिश होता है। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आज का नॉलेज अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें।